हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। न्यू इंडिया समाचार मैगजीन वॉल्यूम 2 इशू नंबर 1। ठीक है, तो 24 मैगजीन सरकार अभी तक पब्लिश कर चुकी है। ये 25वीं मैगजीन आपके सामने पेश की जा रही है। ओके, 1 से लेकर के 15 जुलाई तक की ये मैगजीन है और इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थंबनेल को देख करके वीडियो मत खोला करो कि इसके ऊपर डॉक्टर्स बने हुए हैं तो अंदर कोरोना और डॉक्टर्स के बारे में ही होगा। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स इसके अंदर दिए गए हैं और लास्ट में 10 क्वेश्चंस भी वीडियो के अंदर ऐड हैं जो कि मैगजीन के अंदर दिए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जो यूपीएससी लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वहीं से ही क्वेश्चंस हैं 10 के 10। ओके, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, न्यू इंडिया समाचार के नाम से चैनल पर आप देख सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोके बिना कहीं मत जाना। आगे चलते हैं। तो पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलेगा, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन सिंबल। इस चीज़ के पायनीर के बारे में यहाँ पर बताया गया। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, उन्होंने ये स्लोगन दिया था, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन सिंबल। ओके, और इनका जो मकसद था वो था यूनाइटेड इंडिया को बढ़ावा देना। ओके, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, उनकी यहाँ पर 6 जुलाई जो आने वाली है उसकी उनकी 121वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई जाएगी। ऑलराइट, तो इनके बारे में आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इतना खास चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई है। 22 चांसलर बनाए गए ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ओके, बट ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखना कि इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे अगेंस्ट द आर्टिकल 370, और जब इन्होंने कश्मीर विजिट किया था 1953 के अंदर, और इन्हीं के मकसद को देखते हुए यहाँ पर लिखा गया है कि जो 2019 में 370 को यहाँ पर ख़त्म किया गया, वो इन्हीं का विज़न था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और उसी को ही हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। राइट, तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था और हमने भी इतना ही देखना, काम खत्म हो गया। कुछ न्यूज़ ब्रीफ्स की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है कि इनोवेशन अगर हम देखें कंट्री के अंदर, तो पिछले साल सिर्फ एक ही साल के अंदर इंडिया में 20,000 नए स्टार्टअप ऐड हुए हैं ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। ओके, कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक देखें तो नए 20,000 स्टार्टअप देखने के लिए मिलेंगे कंट्री के अंदर। किस वजह से है? क्योंकि कोविड-19 ने अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि नए नए डेवलपमेंट किए जाएं। मास्क है, ठीक है, केवीआईसी कमीशन ने यहाँ पर अच्छी खासी मदद की। तो 1 अप्रैल 2020 से अगर हम बात करें तो DPIIT के अंदर आपके 20,000 नए स्टार्टअप यहाँ पर ऐड हुए हैं। टोटल कंट्री के अंदर स्टार्टअप हो चुके हैं 50,000 के करीब। ओके, सो फार 50,000 स्टार्टअप्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द DPIIT इन द कंट्री। पॉइंट है, याद रखना, 50,000 स्टार्टअप यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही इनके अंदर 1.7 लाख जॉब्स भी क्रिएट की गई हैं। उसके बाद आपको मिलेगा कि गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, दिल्ली, महाराष्ट्र है, इन सब में आपको सबसे ज़्यादा स्टार्टअप देखने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम जो स्टार्टअप है वो आपको मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, IT कंसल्टिंग में, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इन सब में सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मिलेगा कि 45% स्टार्टअप ऐसे हैं जो वुमेन लेड हैं। ठीक है, तो जिनको वुमेन यहाँ पर लेड कर रही हैं। उसके बाद 2 स्कीम याद रखनी है, फंड ऑफ द फंड्स स्कीम, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और दूसरी स्कीम हो जाती है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसके लिए आपके 945 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। याद रखना, स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए चलाई गई है। तो फंड ऑफ फंड्स स्कीम एंड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, दोनों की दोनों स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर चलाई गई हैं। अगली जो न्यूज़ आ जाती है वो आ जाती है युवा स्कीम के ऊपर। युवा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूथ अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। मतलब युवा जो है वो एज अ ऑथर उभर के आए। आपको पता होगा कि राइटिंग में युवाओं का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, तो उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, इंडियन हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, कल्चर नॉलेज को बचाए रखने के लिए PM मोदी ने खुद यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की है। अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर ये में लॉन्च की गई है। साथ ही इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इम्प्लीमेंट करेगा। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ पर करेगा। ऑलराइट, और इसके लिए आपके देखें तो 75 जो फ्यूचर यंग वर्सेटाइल राइटर्स हैं उनको चुना गया है कंपटीशन के थ्रू। उनको अवार्ड भी दिया जाएगा नेशनल यूथ डे, जो कि 12 जनवरी 2022 को मिलेगा। ओके, तो युवा स्कीम के बारे में इतना पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लास्टिक हैकाथन 2021 यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, और इसका हमारा सोल मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसको ख़त्म करना इंडिया से। इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए ये किया गया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट दूसरी कंट्रीज से आता है इंडिया के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। दूसरी चीज़ की गई है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैज़ बीन प्रोहिबिटेड फॉर विच नेसेसरी गाइडलाइंस हैव बीन
गिवन टू द ऑल स्टेट्स टू स्टॉप इट। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का स्टॉप, जो आपकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है सभी स्टेट्स के अंदर। ये भी गाइडलाइंस हैं कि 40 माइक्रोन से नीचे की मतलब पतली पिन्नी या प्लास्टिक कोई भी तरीके की यूज़ नहीं की जाएगी। ओके, तो ये मिलेगा आपको, दिस विल डेलिब्रेट ऑन द अल्टरनेटिव ऑफ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और इस हैकाथन के अंदर जो प्लास्टिक हैकाथन 2021 हुई, इसके अंदर इनोवेशन को भी बूस्ट किया गया और ये भी देखा गया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसकी जगह पर क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी खबरें, इनको यहाँ पर आपको इस तरीके से देखना है। दूसरी अगर हम बात करें तो रवि सीजन सेट अ न्यू रिकॉर्ड, एमएसपी व्हीट परचेज दिस सीजन हिट्स ऑल टाइम, मतलब हमने सबसे ज़्यादा व्हीट परचेज किया है सरकार ने एमएसपी के थ्रू, और दूसरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर की है। आप देखिए यहाँ पर दो काम हुए हैं, इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट इंडिया ने यहाँ पर किया है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। ओके, और दूसरा यहाँ पर मिलेगा आपको कि सबसे ज़्यादा व्हीट और पैडी का प्रोक्योरमेंट हमने यहाँ पर किया है। ओके, इस चीज़ को भी याद रखना है इस राबी सीज़न के अंदर। तो सेलेक्टेड पॉइंट यहाँ पर जो काम के हैं वो ये काम का नहीं है। ओके, कितना किया ये भी काम का नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इतना ही काम का था। दूसरा मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाना, डायरेक्ट पेमेंट प्रोवाइड करना, फार्मर की इनकम को बूस्ट करना, आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। यहाँ से चीज़ें आपके काम की हो जाती हैं। इन द मिडेस्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्रॉस कर चुके हैं 41 बिलियन मार्क को इन द ईयर 2020-21। भूल मत जाना पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 41 मिलियन मार्क। आप देखिए कि एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा यहाँ पर कोविड-19 से हर्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। पहले भी हमने देखा 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई, और इस बार भी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हैं वो रिकॉर्ड रहे हैं 41 बिलियन। ओके, उससे पहले देखें तो एक्सपोर्ट 38 थे, 38.4 थे, 35 थे। ओके, लेकिन अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 41 बिलियन मार्क ही हमने कवर कर लिया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपको मिलेगा कि एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रिपोर्ट का नाम था ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20। इसके अंदर इन्होंने कुछ डाटा बताया, और डाटा के अंदर आपको पहली लाइन पता चलेगी कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन द हायर एजुकेशन, याद रखना इन द हायर एजुकेशन, पिछले 5 सालों में 18% से बढ़ गया है। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इन द लास्ट 5 ईयर वुमेन पार्टिसिपेशन इन द हायर एजुकेशन हैव डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली। भाई गलत हो गया, डिक्रीज़ नहीं हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपसे पूछे गए हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट इस रिपोर्ट के अंदर से आपको मिलेगा कि द नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट इंडिया के अंदर वो भी इंक्रीज़ हुआ है, याद रखना पॉइंट को, इंक्रीज़ हुआ है। 2015 से तुलना कर रहे हैं, 5 साल का डाटा यहाँ पर पब्लिश किया गया है। ओके, दूसरा ये मैंने आपको बता दिया कि द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द एडमिशन टू द हायर एजुकेशन वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है ये कि 16 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऐसी हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं एजुकेशन टू द वुमेन ऑफ विच द मैक्सिमम 3 आर इन राजस्थान। और राइट, इसके बाद पीएचडी जो हाईएस्ट नंबर है वो आपको साइंस के स्टूडेंट पे मिल जाएगी, मतलब साइंस, और फिर आपको इंजीनियरिंग और फिर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा पीएचडी लोग साइंस के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो अगली चीज़ मिलेगी आपको, सोशल साइंस इज़ द फर्स्ट एंड द मैनेजमेंट इन द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट इन द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। तो पोस्ट ग्रेजुएट में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और राइट, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल्स आपका यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये भी इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब आपको याद रखने हैं, और इतना ही हमारे यहाँ काम का था। टीचर कितने हैं याद नहीं रखना, बट ये सब पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद ये आपको पीएम ने इंटरेक्शन किया युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ, और उन्होंने बताया कि खैर क्या चल रहा है, छोड़ो। अगला आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जिनका नाम है, आपको यहाँ पर मिलेगा ये मास लीडर, जो कि आपके वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर कम थे और इनको लोग डॉक्टर ज़्यादा कहते थे। ये सब चीज़ें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। किन के लिए मनाया जाता है, तो ये आपको मिलेगा द बिपिन चंद्र रॉय, इन्हीं के आपको देखने के लिए मिलेगा कि बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डेस्पाइट होल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इन्होंने यहाँ पर ली हुई थी, उसके बाद भी ये अपने आप को डॉक्टर कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। याद रखना, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके बाद में प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बने।
ओके, तो 1 जुलाई इनकी बर्थ एनिवर्सरी और हम यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे बनाते हैं। याद रखना बीरन चंद्र रॉय का नाम। ही इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि वेस्ट बंगाल के आर्किटेक्ट के रूप में इनको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क भी यहाँ पर किए। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं। ही रिमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल। 14 साल तक वहाँ पर चीफ मिनिस्टर आपके ये बनते हुए दिखाई देंगे 1948 से 1962 तक। इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर 5 न्यू सिटीज़ एस्टेब्लिश की। पहली दुर्गापुर, कल्याणी, बीदनगर इन्हीं के नाम पर, अशोकनगर एंड द हबरा। ओके, इनको भारत रत्न भी दिया गया 1961 में। और इनकी जो डेथ हुई वो हुई आपकी, ही पास्ड अवे ऑन जुलाई 1 1962। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि इस तरीके की पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। सिर्फ इतना ही याद रखने हैं कि क्या क्या किया और हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड डाटा काम का नहीं है, लेकिन एक दो चीज़ें यहाँ पर बस इसी स्लाइड को इंक्लूड किया 5 पेजों को हटा करके, तो आप इसको थोड़ा सा देखें। कोविड वॉरियर जो हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 50 लाख का कवर दिया जाएगा। याद रखना पॉइंट को, ठीक है? तो कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ओके, आपको परमानेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपने 100 दिन की कोविड ड्यूटी यहाँ पर की है तो। आपको स्पेशल प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कोविड नेशनल सर्विस अवार्ड दिया जाएगा अगर आपने कोविड-19 में 100 दिन की ड्यूटी निभाई है तो। लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया है, मतलब इन पर हमला नहीं किया जा सकता, जैसा कि केसेस हमने देखे गए थे। साथ ही आपको मिलेगा कि मेडिकल इंटर्न्स या फिर फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स को भी ड्यूटी पर रखा गया है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन कंट्री में जितना होता था वो 10 गुना से बढ़ गया है। ये पॉइंट भी याद रखना है, 10 गुना से ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ गया है। ओके, ये पॉइंट हो गए। अगला बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तरफ। तो डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया हुआ था सरकार ने एक, काफ़ी पुराने हो गए हैं ये सब कैंपेन्स, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, तो आपको रट जाने चाहिए सब, इनके बारे में बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो इसीलिए भी मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्लाइडें ऐड की हैं जो कि आपको एक ओवरव्यू देने का कोशिश करेंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है इंडिया का, डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट करनी है इसके ज़रिए, और ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने हैं लोगों को। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है। ओके, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं और हम तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड भी करने वाले हैं। तो फिर डिजिटल इंडिया की सक्सेस तय है और बहुत सारी सक्सेस हमने यहाँ पर की भी है। इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे कि डिजिटल इंडिया ले स्पेसिफिक फोकस ऑन द 9 एरियाज़। कैसे? टेलीफोन सर्विसेज में यहाँ पर, ई गवर्नेंस को बढ़ाने में, उमंग ऐप का नाम आपने सुना होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ऑल, IT फॉर जॉब्स, ब्रॉडबैंड, हाईवेज, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम्स, ई क्रांति। अंडर दिस वेरियस सर्विसेज आर बीइंग मेड अवेलेबल टू द पीपल इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो मकसद याद रखना इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन, PIL स्कीम चलाई हुई है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स उनको ऑनलाइन इंटरेक्शन के जरिए काम करना है, कृषि से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये काम आपको मिलेंगे। ये स्लाइड आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द आत्मनिर्भर भारत, तो हमारा ये मतलब नहीं है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही करना है या फिर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस हासिल करना है, हमें डिजिटल सेल्फ रिलायंस भी हासिल करना है। ओके, उसके बाद आपको ये पॉइंट मिलेगा, एक है उमंग ऐप जिसके अंदर आपको सारी सरकारी स्कीम्स यहाँ पर मिल जाएंगी और जितने भी लाभ आपको मिलते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो 13 लैंग्वेजेस में ये ऐप चला हुआ है और टोटल अगर आप देखो तो 2040 के करीब स्कीम इसके अंदर, सर्विसेज एंड बिल पेमेंट फैसिलिटीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ओके, तो बहुत ही ब्रॉड यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो बनाया गया है, याद रखना 2040। उसके बाद आपको मिलेगा कि इंडिया आपका अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी यहाँ पर हमारी होने वाली है। ओके, साथ ही 5 से 6 करोड़ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी 2025 तक। उसके बाद इंटरनेट को हमने हर एक गाँव तक पहुँचा दिया है। चाइना और नेपाल की तरह जो हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं देखने के लिए मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, एरियाज़ इन द पिथौरागढ़ एडजेसेंट टू द चाइना एंड नेपाल वेयर देयर इज़ नो फोन एंड इंटरनेट सर्विसेज टिल नाउ, अब उनको डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू ऐड कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे इलाके हैं चाइना नेपाल के पास जिनको डिजिटल जो सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विस है, वो प्रोवाइड नहीं थी, लेकिन हमने उनको प्रोवाइड की। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। फिर बहुत काम किए हैं, जैसे रुपे कार्ड है, ठीक है, UPI सर्विसेज लॉन्च की, भारत पे लॉन्च किया यहाँ पर, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जनधन आधार मोबाइल। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द डिजिटल ट्रांजैक्शन इन 2020। PT का पॉइंट ऐसे कोने में लिखा हुआ था। ठीक है,
तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद ये सारी सर्विसेज हैं जो कि काफ़ी काम की हो जाती हैं। पहला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसको अभी अभी लॉन्च किया गया, और इसके अंदर डिजिटल आईडी प्रोवाइड की जाएगी आपको। अभी फुल्ली तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, पता नहीं कब किया जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन द विलेजेस, मतलब आपको जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उन सभी को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराना है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ओके, इसके अंदर याद रखना कि अंडर दिस स्कीम अ टारगेट हैज़ बीन सेट टू कनेक्ट द 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस को यहाँ पर हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। याद रखना इस पॉइंट को, 6 लाख से ज़्यादा। दूसरा मिलेगा आपको, हमारे न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी लाए हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है क्योंकि वर्ल्ड बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। दूसरा मिलेगा इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पर हमें करनी है। लक्षद्वीप की हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी कर दी है, किसके ज़रिए? ऑप्टिकल फाइबर केबल के ज़रिए। डिजिटल विलेजेस क्रिएट करने हैं, कितने? 1 लाख डिजिटल विलेजेस हमें यहाँ पर बनाने हैं। 1 लाख डिजिटल विलेजेस इंडिया के अंदर बनाने हैं। कैसे होते हैं डिजिटल विलेज? उनके अंदर एटीएम होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो डेबिट कार्ड के थ्रू, डिजिटल वॉलेट के थ्रू शॉप्स पर पे कर सकें। मिनी एटीएम्स होने चाहिए, मिनी बैंक्स होने चाहिए, वाईफाई हॉटस्पॉट, डीटीएच रिचार्ज, इन सब की सुविधा होनी चाहिए। फिर मिलेगा डिजी सेवक। डिजी सेवक नाम से स्पष्ट है, ऐसे वॉलंटरी लोग जो कि घर घर जाकर के लोगों को बताएं कि डिजिटल सर्विसेज होती क्या हैं। ओके, फिर माई गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम तो चल ही रहा है। ई पाठशाला, ई नाम पोर्टल हेल्थ के लिए, कृषि के लिए, ई संजीवनी पोर्टल हेल्थ के लिए है, ई नाम पोर्टल आपका एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा, ई पाठशाला आपका एजुकेशन के लिए हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और ये सब आपकी चलती रहेंगी। तो इतना आपको समझना था इस स्लाइड के ज़रिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो एमएसपी को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। कैबिनेट डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैबिनेट डिसीजंस लिए गए, उनकी बात करते हैं। तो फार्मर्स के इंटरेस्ट में एमएसपी को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और कुछ और डिसीजंस भी लिए गए, उनकी तरफ चलते हैं। तो पहला डिसीजन यहाँ पर लिया गया, जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके लिए एमएसपी को हाइक कर दिया गया है। ओके, तो ये तो हर साल काम किया जाता है। ओके, तो ये तो हर साल काम किया जाता है। पर्पस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए आप, पैडी है, कॉमन पैडी है, ग्रेड ए वाली पैडी है, तो इन सब के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें आपका 72 रुपये का इंक्रीज़ पर कुंटल कर दिया गया है। ओके, आप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया गया है, तो ये मिलेगा आपको तूर यानी कि पल्सेस में, उड़द, जी हाँ पल्सेस में। उसके बाद आपको मिलेगा ग्राउंड नट एडेबल ऑयल में। ओके, सनफ्लावर सीड एडेबल ऑयल में मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा सीजमम, ठीक है, नहीं इसमें नहीं किया गया, सोयाबीन, ठीक है, हाँ इसमें किया गया है। ओके, ये हैं सीड है, ये सब एडेबल ऑयल के आपके टाइप यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिली, एक पल्स, एक एडेबल ऑयल। ओके, एक एडेबल ऑयल, तो इन दोनों में एमएसपी को सबसे ज़्यादा हाइक किया गया है। पैडी वगैरह में तो ये रेगुलर तौर पर किया गया है, ज़्यादा नहीं किया गया क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है राइस वगैरह का, पैडी वगैरह का। पल्सिस का प्रोडक्शन कम है, एडेबल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ही कम है। इस प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर एमएसपी को हाइक किया गया है। साथ ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी इस एमएसपी को ज़्यादा हाइक किया गया है इन द फील्ड ऑफ पल्सिस एंड एडेबल ऑयल। कितना एडेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं? दुनिया के सबसे बड़े एडेबल ऑयल के इंपोर्टर हैं इंडिया, ठीक है। तो इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए इसको हाइक किया गया है ताकि लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। एक डिसीजन ये लिया गया। दूसरा डिसीजन आपको यहाँ पर मिलेगा कि एक हमारा जो है वो पॉलिसी है, 2014 में हम यहाँ पर लेकर के आए थे न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सुनना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा। 2014 में लेकर के आए थे न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसके अंदर ये था कि 2019 तक जो भी फैक्ट्रीज़ इंडिया के अंदर लगेंगी, 2019 तक इंडिया के अंदर जो भी फैक्ट्रीज़ लगेंगी उनको हम सब्सिडी में इंसेंटिव प्रदान करेंगे, इंसेंटिव सब्सिडीज़ उनको प्रदान करेंगे। अब 2019 के बाद जो कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ लगेंगी उनको ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब जो इंडस्ट्रीज़ 2021 के अंदर भी लगेंगी उनको भी आपकी इंसेंटिव सब्सिडीज़ प्रदान की जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 ने अच्छी खासी यहाँ पर कह के ले ली गई है। ओके, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आपका ये डिसीजन लिया गया कि कोविड-19 के बाद सेल्फ रिलायंट इंडिया को बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए 2021 में जितनी भी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं उन सभी को इंसेंटिव सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी अंडर द न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2014। ओके, तो ये बात आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। ओके, क्यों? ये सब आपको ये फ़ायदा भी मिलेगा। जैसे ये एक नई इंडस्ट्री लगी है, द रामा गुंडम
फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड, तो इसको फ़ायदा मिलना चाहिए ताकि नीम कोटेड यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो सके और उसको फिर सब्सिडाइज प्राइस पर दिया जा सके। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इनकॉपरेट की जा सकें, इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। कोविड-19 के कारण इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस तरीके के डिसीजन लिए गए हैं। अगला बात करते हैं रेलवे की तरफ एक डिसीजन लिया गया। आपको पता होगा कि इंडिया में जितना भी ट्रैफिक चलता है 96% ऑफ रेलवेज ट्रैफिक लोड इन इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखते हुए और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी के लिए अगर हम देखें तो रेलवे अभी तक वर्क करता है अपना 2G स्पेक्ट्रम के ऊपर, बट अब उससे 2G स्पेक्ट्रम को ले लिया गया है, अब उसे 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा। ओके, और अब इनको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी जोड़ा जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट आपके डिसीजन लिए गए कैबिनेट के अंदर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इतना याद रखना था कि हाँ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ओके, यस, और हमारे पास ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का अपना एक मेड इन इंडिया ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिसके कारण ट्रेन्स कभी भी कोलाइड नहीं होंगी इंडिया के अंदर। ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया है। तो 4 इंडियन कंपनीज़ ने मिलकर के इसको यहाँ पर तैयार किया है, एंटी कोलिजन सिस्टम। 2 ट्रेनें कभी आपस में नहीं टकराएंगी, एक पटरी पर जा रही हूँ, हमें सब पता चल जाएगा कि ये किसी भी तरीके से टकराए ना। ओके, तो ये डिसीज़न यहाँ पर लिए गए। उसके बाद एक और डिसीज़न लिया गया जो कि आपको मिलेगा मॉडल टीनेंसी एक्ट से रिलेटेड। जो भी टीनेंट फार्मर्स होते हैं उनको, उनके लिए रेंटल हाउसिंग, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए ये जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया गया है। ओके, तो एक्ट इसको हर एक स्टेट के अंदर, यूटीज़ के अंदर फैलाया जाएगा और उनको उनके जो अपने पर्टिकुलर टीनेंसी लाज हैं उनको अमेंड करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो ये चीज़ अभी चलेगी, तो हम इसको कभी और डिस्कस करेंगे जब ये डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। देखिए, ये आर्टिकल है जीएसटी पर। जीएसटी 2017 में यहाँ पर लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2018 से 2019 से 2020 से 2021, पूरे 4 साल 1 जुलाई को हो गए। अब 4 साल हो गए तो ये आर्टिकल इन्होंने यहाँ पर दे दिया। बट जीएसटी के बारे में आपको पहले से पूरा पढ़ के पढ़ा होना चाहिए। 5 घंटे का लेक्चर है जीएसटी का, पढ़ के ख़त्म करो उसको एक बार में। यहाँ पर जीएसटी के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा, एक मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। आप देखने को मिलेगा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी यहाँ पर लॉन्च किया गया और अब इसको 4 साल यहाँ पर हो गए। इससे पहले 17 साल तो इस पर डिस्कशन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था यहाँ पर। ओके, तो उनका सपना यहाँ पर इस तरीके से हमने 17 सालों में पूरा किया है। 500 से ज़्यादा जो टैक्स बर्डन थे, सेस थे, टैक्सेस थे, उन सबको ख़त्म किया गया और हमने 1 नेशन 1 टैक्स की तरफ को यहाँ पर कदम बढ़ाए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि कोविड-19, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड पेंडेमिक, एक रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन ओवर 1 लाख करोड़ हमने एवरी मंथ यहाँ पर। अब मार्च 2021 में, मैंने आपको शायद बताया किसी मैगजीन के अंदर, मार्च 2021 में हमने सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर किया है। ओके, तो कोविड-19 के दौरान भी हमने जीएसटी कलेक्शन अच्छा खासा किया है। 1 लाख करोड़ रुपए का हर मंथ कलेक्शन हुआ है। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा 4 टाइप के टैक्सेस होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट के लिए हैं, ये भी इंट्रा स्टेट के लिए हैं, ये आपको मिलेगा यूटीज़ के लिए हैं और ये आपको मिलेगा कि इंटर स्टेट के लिए। ये सब क्या है, कैसे है भाई, बहुत लंबी प्रोसेस है। ओके, यहाँ नहीं पढ़ सकते, आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर 5 तरह के स्लैब हैं, 0% रेट है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। इन अलग अलग रेटों को बनाने का मतलब ये था कि प्राइस और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया के अंदर अलग अलग लेवल पर अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को लागू किया जाए। उसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन 2017 के बाद से देखें 4 साल हो गए और किस तरीके से वर्क हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था 2000 में, और उसके बाद विजय केलकर कमेटी का नाम सुना होगा। फिर बहुत सारी और भी कमेटीज़ बनी। 2008 में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2014 में हमने फिर से कमेटी बनाई। ओके, फिर से यहाँ पर हमने इसको, लेकिन कुल मिलाकर के लास्ट में हमने कर दिया काम। ठीक है, 2017 में ये आपका लागू कर दिया गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए। कौन कौन से हुए, कैसे हुए, भाई मैं फिर से बता देता हूँ कि इसको पढ़ के छुट्टी करो। जीएसटी को अपने नोट्स भी होंगे, उससे पढ़ो, यहाँ से मत पढ़ो। जीएसटी काउंसिल के बारे में कितनी % वोटिंग होता है, कितना कैसे होता है, वहाँ से पढ़ो, यहाँ से मत पढ़ो।
जीएसटी के बेनिफिट कंज्यूमर को भी बेनिफिट करेगा, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट करेगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट करेगा। ये पूछा भी जा चुका है, ओके, ये पूछा भी जा चुका है यूपीएससी के अंदर क्या क्या बेनिफिट होंगे। ओके, तो इन सबको पढ़ के ख़त्म करो जीएसटी। अब ये क्या जीएसटी अगले साल फिर आएगा कि 5 साल हो गए हैं तो क्या फिर से इन चीज़ों को पढ़ोगे? नहीं, इसको पढ़ के ख़त्म करो, पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये है आर्टिकल, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये ना हिस्ट्री में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, ये यहीं पर ही मिलेगा, तो इसको पढ़ाऊँगा डिटेल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम चलता है। हम अब बात करेंगे दो फीमेल जो लीडर हैं उनकी, एक का नाम है हंसा मेहता और जो दूसरी है उनका नाम है दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं पीटी के अंदर। ऑलराइट, आपको दो मैंने नाम बताए, एक हंसा मेहता का और एक बताया मैंने दुर्गाबाई देशमुख का। जो हंसा मेहता है उनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा वो रहा इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और साथ ही इन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनाइटेड नेशन उसको भी एनफोर्स कराया जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए। दोनों पॉइंट याद रखना जो भी मैंने आपको हंसा मेहता के बारे में बताया। आपसे पूछा जाएगा कि दिस लेडी, आपको नाम नहीं देंगे, आपको देंगे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने में काफ़ी मदद की और साथ ही यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन थी उसको कन्वर्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। निम्नलिखित में से कौन इससे एसोसिएटेड है? हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, या और दो नाम देगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हंसा मेहता का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। दुर्गाबाई जो देशमुख हैं वो आपकी सोशल सर्विस से एसोसिएटेड हैं, वॉलंटरी सोशल सर्विस इन्होंने कंट्री के अंदर यहाँ पर की। हंसा मेहता के बारे में पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको तो पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर डिक्लेरेशन होती थी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ओनली, याद रखना मैन ओनली, इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। अब ह्यूमन राइट आपको दिखाता है बोथ, ह्यूमन राइट आपको हर किसी के राइट के बारे में बताता है, चाहे वो आपका दिव्यांगजन हो, मैन हो, वुमेन हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, हर कोई के बारे में आपको दिखाता है। तो इनको कहा जाता है द फर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट्स के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको पहली लेडी कहा जाता है दुनिया के अंदर। दूसरी मैंने आपको बताया कि दुर्गाबाई देशमुख, इनको कहा जाता है जॉन ऑफ आर्क, JOAN ऑफ आर्क, ओके। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छी वक्ता थी, करेजियस वुमेन थी और डिटरमाइंड पर्सनैलिटी के कारण इनको ये कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हंसा मेहता जी के बारे में मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन्होंने ही साइन करवाई, और कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, नॉट इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है कि 2 बार प्रिजन भी गई, गांधी जी के साथ भी यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट को लेड किया। 1932 1940 में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इनको जेल भी हुई, और पंडित नेहरू से नहीं बनती थी इनकी, ठीक है, पंडित नेहरू से नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि ये चाहती थी यूनिवर्सल सिविल कोड को अपनाना, कि कंट्री के अंदर यूनिवर्सल जो सिविल कोड है वो अप्लाई होनी चाहिए। पंडित नेहरू इस चीज़ को नहीं चाहते थे, तो इनके बीच में डीप डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन्होंने सर्व किया इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन द यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर 1947-48 में, जब कंट्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, डिवीज़न होने वाला था, उस समय इन्होंने यहाँ पर कंट्री को रिप्रेजेंट किया और ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छे काम यहाँ पर किए, ओके। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की भी इंपॉर्टेंट मेंबर थी, याद रखना इस चीज़ को भी, और इनके ऊपर एक कमेटी भी बनी हुई है, हंसा मेहता कमेटी रिफॉर्म, ठीक है। तो पूछेगा कि हंसा मेहता कमेटी रिफॉर्म के कौन सा मकसद है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने हंसा मेहता कमेटी रिफॉर्म के अंदर सुझाव दिया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए गर्ल्स के लिए अप टू 14 ईयर, जो 14 साल तक कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, याद रखना इस चीज़ को। फिर इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है और 1995 में इनकी डेथ यहाँ पर हुई। दूसरी तरफ आपको मिलेंगी दुर्गाबाई देशमुख, आपको मिलेगा वेटरन लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, राइट। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इनकी जो ऑरेटरी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, मतलब एक अच्छी वक्ता ये यहाँ पर थी, जिसी के कारण इनको जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। डिटरमाइंड पर्सनैलिटी थी, करेजियस थी, साथ ही 3 बार जेल भी गई, 1930 से लेकर के 1933 तक, साल्ट सत्याग्रह में भी भाग लिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मेक करने में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को के साथ ये एसोसिएटेड थी, जैसे कि आंध्र महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, या फिर नारी रक्षा समिति, या फिर नारी निकेतन, इन सब के साथ आपको ये एसोसिएटेड मिलेंगी। नेहरू लिटरेसी अवार्ड इनको दिया जा चुका है, ओके। और आपको बस इतना ही यहाँ पर याद रखना था, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूछा जाएगा तो आप कर पाओगे अटेम्प्ट।
उसके बाद आपको मिलेगा G7 की यहाँ पर मीटिंग हुई। G7 की अभी अभी मीटिंग यहाँ पर कंक्लूड की गई और उसके अंदर हमने इंडिया जो है वो G7 का मेंबर नहीं है, याद रखना, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट किए साइड से, मतलब एज अ ऑब्जर्वर। और इंडिया ने यहाँ पर प्रोविज़न दिया, वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र इंडिया ने वहाँ पर दिया आपका। ओके, तो G7 फोरम्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को टू द वर्ल्ड और कुछ एनवायरमेंटल कमिटमेंट भी वहाँ पर पूरी की। क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कि मेन पॉइंट हमने जो दिया वो दिया ऑन द हेल्थ एंड द कोविड-19 पेंडेमिक। इन्होंने यहाँ पर किया कि वन अर्थ वन हेल्थ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो स्पोक अबाउट द इंडिया सक्सेसफुल टू द ओपन सोर्स डिजिटल टू द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड द वैक्सीन मैनेजमेंट। इन्होंने बताया कि इंडिया ने कितनी अच्छी तरीके से जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसको यहाँ पर सक्सेसफुल किया, वैक्सीन मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर सक्सेसफुल किया, और इस चीज़ को इन्होंने G7 जो एड्रेस है उसमें इन्होंने डिस्कस किया। दूसरी चीज़ यहाँ पर मिलेगी कि वैक्सीन पेटेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब वैक्सीन पर कंपनीज़ को पेटेंट नहीं मिलना चाहिए। इंडिया ये चाहता है, इंडिया चाहता है कि वैक्सीन के ऊपर पेटेंट नहीं मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि वैक्सीन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर मोनोपोली हो जाएगी कंपनीज़ की। ओके, और फिर अफोर्डेबिलिटी भी नहीं रहेगी, और साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि वैक्सीन शॉर्टेज भी यहाँ पर हो जाएगी। तो पेटेंट नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए मोदी जी ने कहा कि आप लोग हमारी मदद कीजिए। तो जो अमेरिका है वो तो यहाँ पर राज़ी हो गया है मदद करने के लिए, यूके अभी तक राज़ी नहीं हुआ है, उसकी सहमति काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पर आपके पेटेंट दिए जाते हैं, तो इंडिया चाहता है कि पेटेंट यहाँ पर ना मिले, ब्राज़ील भी चाहता है, साउथ अफ्रीका भी यही चाहता है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। इसके ऊपर मैंने अच्छी खासी वीडियो बनाई थी कि आउटकम्स क्या हैं 2021 में G7 मीटिंग के, उसको देखिएगा, ज़रूर से देखिएगा। उसके बाद आपको मिलेगा कि कुछ कमिटमेंट भी हैं हमारी अर्थ को बचाने की, जैसे पेरिस एग्रीमेंट के हमने कमिटमेंट किए हैं। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुई, और हमने अब यहाँ पर ये भी कहा है कि ज़ीरो इमिशन टारगेट सेट करते हैं 2030 तक के लिए, मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम जनरेट करेंगे उतनी एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, यानी प्लस माइनस कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो ज़ीरो इमिशन 2030 तक करना है। दूसरा, इंडिया ने दुनिया को 2 बड़े प्लेटफॉर्म दिए, पहला है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस और दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी, मैंने बता दिया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पूरी दुनिया को साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि साइबर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगली चीज़ आपको मिलेगी, एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चल रहा है, एनवायरनमेंट डे पर हमने शुरू किया। 2025 तक, याद रखना 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल को ब्लेंड करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुका हूँ। एक ही बार पढ़ाने का मकसद होता है कि वीडियो को बना दें, बार बार ना पढ़ें, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है, ये रहेगा आपका। और साथ ही नीति आयोग ने इसको दिया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसको देख करके ख़त्म करो अभी तक नहीं देखा है तो। उसके बाद आपको एक हीरो का बारे में मिलेगा, एक पर्सनैलिटी मिलेगी, और इनका नाम है अब्दुल हमीद। ओके, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3-4 पॉइंट देखते हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं कि इन्होंने आखिर किया क्या, कि हम इनको क्यों याद रखें। ओके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। एक ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। एक और ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान ने, वो था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। तो ऑपरेशन डेजर्ट हॉक जो चलाया गया था, उसके द्वारा पाकिस्तान ने इंडिया का रण ऑफ कच्छ, जो कि वेस्टर्न फ्रंट में आता है, उसको यहाँ पर कब्जा कर लिया था। उसको कब्जा करने के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर जो पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट थी, वो इंडिया में घुसना चाह रही थी और अमृतसर को कैप्चर करना चाह रही थी। बात समझ में आई? बात कर रहा हूँ मैं 1965 की। ठीक है, तो 65 की वॉर बहुत ही फेमस है, और इसी समय ये सब ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे थे पाकिस्तान के द्वारा। तो इस बीच में पाकिस्तान जो है वो अपने जो पाकिस्तान के पास स्पेशल तरीके के पैटर्न टैंक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पाकिस्तान के पास स्पेशल तरीके के पैटर्न टैंक हैं यहाँ पर। ये बहुत ही ज़्यादा आपका मॉडर्न टैंक थे। इन 7 टैंक जो अमृतसर की तरफ को बढ़ रहे थे, इनको इस अकेले आदमी ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया एक बंदूक के ज़रिए। 1965 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट आपको देखने के लिए मिलेगा इनका। ऑलराइट, तो ये थी स्टोरी, और इसको आपको इतना ही समझना था। बाकी कैसे किया, 1 बाय 1 लाइन नॉट इम्पोर्टेंट। इन्होंने यहाँ पर अच्छा काम किया, और क्या काम किया वो हमने यहाँ पर देखा। तो वो अच्छा खासा अमृतसर को यहाँ पर कैप्चर होने से इन्होंने बचाया। ओके, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पैटर्न टैंक्स थे उनको भी ख़त्म किया।
ये चीज़ आपको मिलेगी कि अब्दुल हामिद प्रोडक्शन 1965 बार जो है उसके कारण को परमवीर चक्र भी यहाँ पर प्रदान किया गया, जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है कंट्री का। ओके, और उनकी जो जीप है, जिस जीप के जरिए इन्होंने इन पैटर्न टैंक्स को ख़त्म किया था, वो आज भी कंट्री ने जो है एज अ मेमोरियल रखी हुई है। जैसे कि आपने जगह जगह टैंक्स भी देखे होंगे इस तरीके के, और पोस्टल स्टाम्प भी चलाया था हमने सन 2000 में इनके नाम का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर आ जाते हैं लास्ट में क्विज के ऊपर कि कैसे क्वेश्चन थे। तो ये 10 क्वेश्चन वीडियो पॉज करके सोल्व करो, मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ। ठीक है, मैंने बताया नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में। नेशनल डॉक्टर्स डे आपका मनाया जाता है किसके लिए, तो मैंने बताया आपको सी ऑप्शन डॉक्टर वीदन चंद्र रॉय के बारे में। दूसरा, हाउ मैनी स्टार्टअप आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो इंडिया में पिछले एक साल में 20,000 स्टार्टअप्स आए हैं। टोटल यहाँ पर 50,000 स्टार्टअप DPIIT के साथ अब तक मर्ज हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट मिलेगा कि गवर्नमेंट आपका जो इंश्योरेंस कवरेज कितना प्रदान करेगी कोविड-19 वर्कर्स के लिए, तो मैंने आपको बताया 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है। उसके बाद ऑक्सीजन प्रोडक्शन 2019 की तुलना में कितना बढ़ गया है, तो 10 गुना से इंक्रीज़ हो गया है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कितने विलेजेस ऐसे हैं जिनको डिजिटल विलेज बनाया जाएगा, तो 1 लाख विलेजेस ऐसे हैं जिनको डिजिटल विलेज बनाया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल कितने विलेजेस में कनेक्ट की जाएगी, तो 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस में कनेक्ट की जाएगी। इसके आंसर आपको मैगजीन में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये मैगजीन पढ़कर ही मिलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कितने ऐसे पेमेंट सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो उमंग ऐप के अंदर डाल दी गई हैं, तो 2040 बताया था मैंने, वो ये रहा। उसके बाद GST को कितने साल हो गए, तो 4 साल हो गए, अभी डिस्कस किया। उसके बाद आपको मिलेगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है पहले 2030 तक था, अब 2025 तक हो गया है, इसी चीज़ को पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक्स कब से स्टार्ट होंगे पता नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं, ना ही पढ़ना है। तो ये सब पॉइंट्स के जरिए लास्ट स्लाइड थी, और यहाँ पर हमारी जो मैगजीन है वो ख़त्म होती है। इतना ही पढ़ना था, इतना ही इंपॉर्टेंट था, और इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।